बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फारूक। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कौम से खिताब किया और अपने खिताब के दौरान उन्होंने जहां पर अपनी फॉरेन पॉलिसी की माजी की गलतियों को के ऊपर बात की और वहीं पर उन्होंने आज़ाद फॉरेन पॉलिसी की भी बात की। रशिया और यूक्रेन की जंग के बाद जो बदलती सूरत हाल है उसके ऊपर भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बात की और रूस के साथ जो पाकिस्तान के रिलेशंस आगे बढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम रूस के साथ अब तजारत करेंगे, उसके ऊपर भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज बात की। वहीं जहां पर ये तमाम बातें हुई, वहीं पर अवाम के लिए उन्होंने रिलीफ का भी ऐलान किया और सबसे बड़ा रिलीफ उन्होंने बिजली और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करके किया। इसी तरह से दीगर सेक्टर्स के ऊपर भी उन्होंने तफसील के साथ रोशनी डाली। उन नुकात के ऊपर भी आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉरेन पॉलिसी से मुतल्लिका बात है वो आज के प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे। मैं जो अहम नुकात हैं जिनके ऊपर वो चाह रहे थे कि उन्होंने बात की है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि माजी के अंदर हमने वॉर ऑन टेरर की जो जंग लड़ी, वो हमारी जंग लड़ना एक बहुत बड़ी गलती थी। मेरा सवाल यहां पर यह है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने माजी के अंदर जो जंग लड़ी थी, उस जंग को अगर हम गलती तस्लीम करते हैं, आज तस्लीम करते हैं, तो जो हमारा नुकसान हुआ उसकी रेमेडी क्या है, इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। और ये भी बात होगी कि पाकिस्तान के अंदर अगर रिलेशंस की को अब नए सिरे से हमने देखना है, हमने अमेरिका ब्लॉक से निकलकर रशियन ब्लॉक की तरफ जाना है, तो उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मैं बहुत मशहूर हूं प्रोफेसर डॉक्टर राना एजाज अहमद साहब का कि उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के अहम तरीन इशू के ऊपर मुझे प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया है। आप माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर हैं सर, थैंक यू सो मच आपका प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम के अगले हिस्से के अंदर हम बेगम आबदा हुसैन साहिबा से भी बात करेंगे और उनसे भी रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से बात होगी। बेगम आबदा हुसैन साहिबा जो है वो सीजन पॉलिटिशियन है, साबिक सफ़ीर भी हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया कि वो हमें प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करेंगी। मैं सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर राना एजाज अहमद साहब सर आपसे आगाज करना चाहूँगा। सर, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कौम से खिताब किया और अपनी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी की बात की। सर, हम क्या माजी के अंदर वाकई आज ये समझते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो ठीक नहीं रही, वो आज़ाद नहीं रही? माजी के अंदर अमेरिका का इत्तेहादी बनना पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती थी। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को अगर हम चाहते हैं कि इसमें आज़ादी नजर आए, तो उसके लिए हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना है, ना कि दूसरों के नेशनल इंटरेस्ट को। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि गुज़श्ता हुकूमतें दूसरे मुल्कों के इंटरेस्ट को देखते हुए चलती रहीं, क्योंकि उनको लेजिटिमेसी चाहिए थी। हुकूमतें खुद ब खुद जो खुद लेजिटिमेसी नहीं रखती थी, चोर दरवाजे से आती थी, इसलिए वो अपनी लेजिटिमेसी को सीख करने के लिए दूसरे हुकूमतों के नेशनल इंटरेस्ट को देखती थी। अब इमरान खान साहब ये समझते हैं कि क्योंकि उनकी एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है और वो अपनी पॉलिसी जितनी भी बनाते हैं वो आज़ादाना तरीके से बनाते हैं, और यही वो आज़ादाना सोच है जो हिकमत अमली में रिफ्लेक्ट हो। डॉक्टर साहब, अगर हम माजी की थोड़ी बात करें, अगर हम यूएसएसआर की जंग की बात नहीं करते, वो जरा दूर की बात है, करीब की बात है, वॉर ऑन टेरर की बात, पाकिस्तान के पास दूसरा ऑप्शन क्या था सर इत्तेहादी बनने के सिवा? उस वक्त देखें, अगर आपकी पार्लियामेंट होती तो यकीनन वो वजीर आजम के पास ये ऑप्शन होती कि वो पार्लियामेंट के में मसले को लेके जाता। और जब भी किसी भी चीज को टाइम मिलता है ना, किसी बात का, तो वो टाइम जो है डेफिनेटली आपको पे बैक करता है। लेकिन क्योंकि उस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब थे चीफ एग्जीक्यूटिव आपके कंट्री के, तो उन्होंने एक सिंगल हैंडेडली उस मामले को डील किया और उन्होंने जो अपनी उनकी मर्जी थी उन्होंने उस तरीके से उसको किया। और पाकिस्तान को टाइम नहीं मिल सका कि वो इस बात पे सोचता समझता कि किस तरह से उनको इस वॉर ऑन टेरर पे अपनी हिकमत अमली को लेकर जाना चाहिए। मेरा अपना ये ख्याल है कि उस वक्त भी अगर सदर साहब ये कहते हैं कि जी ये हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट में है या नहीं, मुझे कम से कम अपनी कैबिनेट से मशवरा करना पड़ेगा। तो अगर वो इतना भी वक्त ले लेते अमेरिका से, तो मेरा ख्याल है कि उसमें शायद आपको बेहतर सूरत हाल नजर आती। लेकिन अब चूंकि ये तो गुजर गया। सर, अगर उस वक्त की हुकूमत के पास सिर्फ ये ऑप्शन थी कि उन्होंने अमेरिका का इत्तेहादी ही बनना था, तो सर फिर उन खानदानों की रेमेडी क्या है जो 35 लाख के करीब लोग नकल मकानी कर गए, हमने अपने ट्राइबल एरियाज को तबाह बर्बाद कर दिया, 400 से जायद ड्रोन हुए, और वो उन 10 सालों के अंदर ड्रोन अटैक्स हुए जब पाकिस्तान के अंदर सिविल गवर्नमेंट्स थी। तो सर ये जो इतना बड़ा पाकिस्तान का नुकसान हुआ, 150 अरब डॉलर से जायद का नुकसान हुआ, 80,000 से जायद जानें हमारी चली गई, हमारे जवान शहीद हो गए, तो सर इस सारी बात की रेमेडी क्या है सवाए इसके कि हमारी फॉरेन पॉलिसी गलत थी? नहीं, देखें, ये
अभी आपने देखा होगा कि $7 बिलियन जो है अमेरिका ने मंजमद कर दिए हैं अफगानिस्तान के, हालांकि उनके पैसे हैं। उन्होंने क्या कहा है क्लियरली कि $3.5 बिलियन तो वो देंगे उन लोगों को जो अमेरिका के लोगों का नुकसान हुआ है, और $3.5 बिलियन देंगे वो अफगानिस्तान को, और वो भी अभी तक उन्होंने वापस नहीं किए, और ना वो अभी फिलहाल करेंगे। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मुहज्जम मुल्क होते हैं वो यकीनन किसी ना किसी तरीके से अपनी आवाम को कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। अब अगर जहां तक आप पाकिस्तान के लोगों को कंपनसेशन की बात कर रहे हैं, तो यकीनन अगर उस वक्त के हुक्मरान जो भी थे, जो कोई भी थे, अगर आप उनकी जायदादें जो है वो पकड़ लें और उनसे वो पैसे वापस लेकर जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको देना चाहें तो जरूर दे सकते हैं। ये तो कमिटमेंट की बात है कि आपके वजीर आजम या आपकी हुकूमत जो है, क्या वो इतनी कमिटेड है कि लोगों के नुकसान को पूरा करने के लिए उन वज़राए आज़म को या उन सदर को पकड़कर उनसे ये हिसाब ले। अच्छा सर, ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अभी इसी महीने चीन का दौरा भी किया और रूस का दौरा भी किया। अब रूस और यूक्रेन की जंग भी इस वक्त जारी है और इस दौरान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म वहां पर मौजूद थे। आप क्या समझते हैं सर कि पाकिस्तान का रूस के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाना ये पाकिस्तान के फायदे की बात है? अमेरिका इससे नाराज नहीं होगा और पाकिस्तान अब ये जो पॉलिसी शिफ्ट करने जा रहा है, इससे पाकिस्तान को आप क्या समझते हैं कि इससे कौन सी डेवलपमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के एतबार से, मुआशी एतबार से होने जा रही हैं? देखिए जी, मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो कौमी मफादात की बुनियाद पर होते हैं, कोई लव अफेयर नहीं होता। पाकिस्तान चाहे चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाए या रूस के साथ बढ़ाए, उसको सिर्फ ये देखना है कि पाकिस्तान के मफाद में क्या है। अमेरिका के मफाद को नहीं देखना। आपने अमेरिका को नाराज नहीं करना। क्यों नहीं करना? कि जाहिर है अगर आप अपने मफादात के लिए काम कर रहे हैं तो अमेरिका क्यों कर नाराज होगा। आप अमेरिका तो तब नाराज होगा जब आप अमेरिका के मफादात के खिलाफ बात करेंगे। आप तो ये कह रहे हैं कि जी हम अपने मफादात के लिए काम कर रहे हैं, तो ये तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता। अगर आप कहें, अमेरिका कहे जी कि मैं अपने मफादात के लिए काम कर रहा हूं, और पाकिस्तान ये उनको कहे कि जी ये तो आप हमारे मफादात के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो ये तो बात नहीं हो सकती ना। सर, अगर इसी बात को मद्देनजर रखना है तो फिर यूक्रेन तो अपने ताल्लुकात नेटो के साथ बनाना चाह रहा था, यूरोपीय यूनियन के साथ बनाना चाह रहा था। रूस को खदशात थे, रूस ने उन खदशात का इजहार करते हुए जंग मुसल्लत कर दी। पहली बात तो ये दुरुस्ती की फरमा लें कि सिर्फ दो ताकतें नहीं है दुनिया में इस वक्त बड़ी। जब से 1991 में रूस की डिसइंटीग्रेशन हुई है, उसी वक्त से ही दुनिया यूनी मल्टीपोलर के तौर पर जाने लगी थी। उस वक्त इसलिए यूनी मल्टीपोलर दुनिया कहलाती थी क्योंकि उस वक्त भी अमेरिकन जो हेजेमनी थी उसको कोई भी चैलेंज करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उस वक्त भी चाइना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इसके अलावा जर्मनी, इटली, ये बहुत बड़ी ताकतें थी। जापान, जिनकी तरफ फ्रांस, यूके के जिनकी तरफ लोग अपने ताल्लुकात बढ़ाना चाह रहे थे। आज अमेरिका, जब से अमेरिका अफगानिस्तान से निकला है, तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि अमेरिकन हेजेमनी जो है वो दुनिया में नहीं रही, बल्कि आपको याद होगा बरतानिया के एक सेक्रेटरी ने यहां तक कह दिया था कि अमेरिका अपनी सुपर पावर स्टेटस हो चुका है। तो इसलिए ये तो आप एक तरफ रख दें इस बात को, तो कि अमेरिकन को खुश करने की जरूरत नहीं है इस वक्त किसी तरीके से भी। पाकिस्तान को अपने मफादात देखने हैं। अगर पाकिस्तान समझता है कि गंदम और एनर्जी या सुई गैस को हम हासिल करने के लिए रूस के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं, तो पाकिस्तान को बढ़ाने पड़ेंगे और बढ़ाने चाहिए। उसमें अमेरिका से डरने की जरूरत नहीं है। रूस क्या कर रहा है यूक्रेन के साथ, देखें, वो एक रीजनल इशू है और उनका एक अपना मामला है। उस पर आपको या मुझे उनको साइड लेने की जरूरत ही नहीं है। हम अगर कोई भी सेन पर्सन जो है या कोई भी अक्लमंद मुल्क जो है वो किसी जंग के हक में नहीं होता। खान साहब ने, आपके प्राइम मिनिस्टर ने पहले से ही ये बात कह दी है कि हम चाहते हैं कि हर मामले को आप निगोशिएशन के जरिए से हल करें। यही एक तरीका है। जब भी हम कश्मीर का मसला लेकर जाते हैं कहीं इंटरनेशनल फोरम पे, तो आप यही अमेरिका, यही चीन या यही रूस या दूसरे मुल्क यही कहते हैं कि जी आप आपस में ये मसला हल करें निगोशिएशन के जरिए से, जंग ना करें। हम भी यही कह रहे हैं, इसमें कौन सी ऐसी बुरी बात है। सर, आखिर के अंदर मुझे प्रोग्राम के अंदर एक ब्रेक पे भी जाना है। मुझे एक आखिर के अंदर एक सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये कि पाकिस्तान की आज़ाद फॉरेन पॉलिसी की क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बुनियाद रख दी है? माजी के 75 सालों की आप पॉलिसीज को उठा के देखें और अब खान साहब की पॉलिसीज को उठा के देखें, तो आप समझते हैं कि अब आज़ाद फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद रख दी गई है? यकीनन, मैं जब से ये पीटीआई गवर्नमेंट आई है, मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ
कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है डेफिनेटली वो एक बिल्कुल डिफरेंट नौयत की हो चुकी है। इसमें माजद खाना रवैया, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस में पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट कहते हैं, अपोलोजेटिक एटीट्यूड कहते हैं, वो खत्म हो चुका है या कम हो गया। आप ये कह लें कि अगर खत्म नहीं हुआ तो कम से कम मिनिमाइज बहुत हद तक हो चुका है। और पाकिस्तान की जो खारजा हिकमत अमली है अब प्रोएक्टिव हो चुकी है, ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिव नहीं है। इंडिया ने हमें आइसोलेट करने की कोशिश की, इंडिया खुद आइसोलेट हो गया। पाकिस्तान ने एनवायरनमेंट के ऊपर पूरी दुनिया में अपने आप को जो है वो एक रोल मॉडल बना लिया। कोविड-19 को, पैंडेमिक को हमने जब काउंटर किया तो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के लिए अपने आप को रोल मॉडल बना लिया। टेररिज्म से हम टूरिज्म की तरफ आ गए, दुनिया में पाकिस्तान नंबर 1 डेस्टिनेशन करार दे दिया गया। इससे ज्यादा आप क्या चाहेंगे कि आपकी फॉरेन पॉलिसी और कितनी ज्यादा सक्सेसफुल होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक है सर। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के अंदर मुझे ज्वाइन किया। नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूं तो बेगम आबदा हुसैन साहबा मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होंगी। आप साबिक सफ़ीर हैं, उनसे प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। यूक्रेन और रशिया के मामलात के ऊपर भी कोई तफसीली बात होगी, मेरे साथ रहिए। मैंने आज पाकिस्तान की एक सीजन पॉलिटिशियन बेगम आबदा हुसैन साहबा को प्रोग्राम में दावत दी है। मैं बहुत मशहूर हूँ मैम आपका प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच कि आपने वक्त दिया। मैम, सबसे पहले चूँकि आप साबिक सफ़ीर भी हैं, मैं चाहूँगा कि आप अपने तजर्बे से, अपनी नज़र से बताइएगा कि रूस और यूक्रेन का जो तनाज़ा है, ये बुनियादी तौर पर तनाज़े के जन्म लेने की वजूहात में यूक्रेन की अपनी गलतियाँ शामिल हैं? देखिए जी, बात यह है कि रूस का बड़ा अरसा जब वो सोवियत यूनियन था तो उसका तसल्लुत रहा अपनी तमाम रियासतों का बशमूल यूक्रेन के। अब जब रशियन फेडरेशन बिखर गई, यूक्रेन आज़ाद मुल्क बन गया, तो रूस की ख्वाहिश तो यही थी कि उसका तसल्लुत यूक्रेन पे जारी रहे। और जब उसको यूक्रेन की जानिब से रेजिस्टेंस हुआ तो रूस ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया कि यूक्रेन पे जारहियत करने का फैसला कर दिया। ठीक मैम, तो ये जो आप जारहियत समझ रही हैं, रूस भी तो बार बार उनको कहता रहा कि आप नेटो का हिस्सा ना बने, आप यूरोपीय यूनियन का हिस्सा ना बने। जब वो ये समझता है रूस के अमेरिका और नेटो फोर्सेस और दीगर ममालिक अगर यूक्रेन के अंदर आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो बराह रास्त रूस के साथ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आ रहे हैं, वो सिक्योरिटी थ्रेट समझ रहा है। तो इस सिनेरियो के अंदर यूक्रेन को अपनी पॉलिसी को रिविजिट नहीं करना चाहिए था? जी, यूक्रेन को चाहिए था कि वो ज़्यादा मोहतात अंदाज में चलते और उनको ये भी समझ लेना चाहिए था कि रूस उनके एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट स्टांस को बर्दाश्त नहीं करेगा। उनको समझ लेना चाहिए था। मैम, इस सारे सिनेरियो में जो अमेरिका का किरदार है, वो आप क्या देखती हैं कि अमेरिका का इंटरेस्ट यूक्रेन के अंदर सिर्फ यही है कि रशिया को कंटेन किया जाए? हाँ, अमेरिका रशिया को कंटेन करना चाह रहा है। देखिए, रशिया सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद रशियन फेडरेशन जो है वो बाहर नौ एक ताकतवर रियासत है और उसके रवाबित बहुत से पड़ोसी इलाकों में जारी और सारी है। तो अमेरिका उसकी बढ़ती हुई कुव्वत को कंटेन करना चाह रहा है और उसी सिलसिले में बरतानिया को भी साथ मिलाया जा रहा है, उसी सिलसिले में यूरोपीय यूनियन को भी साथ मिलाया जा रहा है। और इसका जो इम्पैक्ट है, आप समझती हैं कि इस जंग का नतीजा आप क्या देखती हैं? इसका नतीजा क्या होगा? रशिया की कहीं ये ख्वाहिश मौजूद है कि वो यूक्रेन को अपना हिस्सा बना ले? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो यूक्रेन को अब्जॉर्ब करेगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि यूक्रेन फिर आइंदा रूस के मशवरे के बिना नहीं चलेगा। और ये सूट करता है रशिया को। हाँ, और जिस तरह से पुतिन ने भी कहा कि वहाँ की फौज जो है वो हुकूमत ख़त्म कर दे ताकि जो नई आने वाली हुकूमत है वो रशिया के मामलात को समझ सके, रशिया के कंसर्न्स को समझ सके और फिर वो रशिया के साथ डायलॉग की बात जो है वो आगे बढ़ सके। सही। ये आप समझती हैं कि फौज जिसने, जो कि मार्शल भी ऑलरेडी नाफिज हो चुका है वहाँ पे, फौज हुकूमत को ख़त्म कर सकती है? हाँ, कर सकती है। लेकिन इस वक्त तक तो इनकार है किया हुआ है और हाँ, इस नहीं, वक्त तक लेकिन अभी देखें ना, डेवलपमेंट होगा। और सूट यही करता है रशिया यूक्रेन को कि वो हुकूमत को ख़त्म करे और डायलॉग को जो है वो आगे बढ़ाए। आगे बढ़ाए। मैम, इसका पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने भी वहाँ दौरा किया
आप क्या समझती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इस सिनेरियो में जब वो वहाँ थे तो रूस ने जो है वो जंग मुसल्लत कर दी यूक्रेन के ऊपर, तो क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब को दौरा छोड़ के आ जाना चाहिए था? नहीं, मेरा ख्याल है कि हम जो इमरान खान का रूस का दौरा था, हुँ, उसका यूक्रेन के वाक़यात से तो कोई ताल्लुक न था। ठीक। वो उन्होंने अपना विज़िट जारी रखा। रशिया ने यूक्रेन पे जारहियत उसी वक्त में कर दी, लेकिन उनके मज़ाकरात इमरान खान के साथ जो थे, हुँ, वो तो बायलैटरल पाकिस्तान रशिया टाइज़ के हवाले से थे, हुँ, और मैं समझती हूँ कि उस हद तक वो कामयाब थे। हुँ। मैम आपको पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, जो एलामिया भी फिर बाद में जारी हुआ, आप समझती हैं कि वो मौक़िफ़ ठीक था उस वक़्त के हालात के हाँ, एतबार से कि अमेरिका को भी सैटिस्फाई करना था आपने? जी हाँ, मौक़िफ़ ठीक है पाकिस्तान के? मौक़िफ़ ठीक था। तो मैम इसका एक एक इम्पैक्ट ये भी है जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस दौरे के ऊपर तनकीद की जा रही है कि हमें किसी नए ब्लॉक का इस तरह से हिस्सा नहीं बनना, रशिया की तरफ झुकाव हमें ज़्यादा नहीं करना, जबकि अमेरिका भी हमसे रब्ता करने के लिए तैयार नहीं है। बाइडेन अब तक हमें कॉल नहीं की उसने। देखिए, पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात जो हैं, वो अब बहुत पीछे चले गए हैं, हुँ, और पाकिस्तान के लिए अपने खित्ते में अम, हिंदुस्तान को फेस करने के लिए ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए। ठीक है। तो उस लिहाज से पाकिस्तान का रूस से ताल्लुक बढ़ाना पाकिस्तान के मफाद में है। 23 साल के बाद पहली मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने रूस का दौरा किया और एक वज़ीर-ए-आज़म के मनसब से जो है वो दौरा हुआ। आप क्या समझती हैं पाकिस्तान को इससे मिला क्या? हासिल क्या हुआ पाकिस्तान में? नहीं, हासिल ये हुआ कि रूस के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को इंडिया के हवाले से भी एक तक़वियत हासिल होती है, हुँ, और अपने खित्ते में ज़्यादा मौसर होने का इम्कान भी बनता है। हुँ। अच्छा, और इससे फिर हमें इकोनॉमिकली क्या फ़ायदे होंगे? इकोनॉमिकली ये फ़ायदा होगा कि रशिया के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस जी। बढ़ जाएंगे। अब आप इसको इस सिनेरियो में देखें कि रशिया के ऊपर यूक्रेन तनाज़े के बाद अमेरिका ने, बरतानिया ने और दीगर ममालिक ने पाबंदियाँ लगा दी हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात की जा रही है। तो इस सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान अगर खुलकर रशिया के साथ खड़ा हो जाता है, तो फिर पाकिस्तान की तरफ भी तो पाबंदियाँ आ सकती हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, बिल्कुल उसी तरह से उस तनाज़ुर के अंदर रशिया जो है वो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को अगर बिल्ड करेगा, इकोनॉमिकली अगर हम बिल्ड करेगा, तो आप कह रही हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ नहीं नहीं नहीं, लगाएगा। कोई ऐसी बात। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएँगे तो बेगम आबदा हुसैन साहिबा आज हमारे साथ हैं। आप साबिक सफ़ीर हैं, सीज़न्ड पॉलिटिशियन हैं, हम बहुत मशकूर हैं कि इन्होंने हमें ख़ुसूसी तौर पर वक़्त दिया। एक ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा मैम, यूक्रेन और रूस के तनाज़े के ऊपर मुख्तसरन 2-3 चीज़ें और डिस्कस करनी है आपसे। आप क्या समझती हैं कि रूस और यूक्रेन के दरमियान अगर मुज़ाकरात होते हैं, तो रूस कम से कम किस बात पर तैयार होगा, मानेगा कि वो इस जंग को ख़त्म कर दे? वो क्या मुज़ाकरात में क्या बात हो सकती है? ऑप्शंस के तौर पर मैं 1-2 ऑप्शन देता हूँ कि अगर वो अपने आप को ऐलान करते हैं कि हम आइंदा कभी नेटो का इत्तेहाद बनने की कोशिश नहीं करेंगे, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इतनी बात पे जंग ख़त्म हो सकती है? हाँ, मैं समझती हूँ कि यूक्रेन अगर अपने आप को कंटेन करता है और ज़्यादा दूसरी रियासतों के साथ रवाबित बढ़ाने की कोशिश नहीं करता, तो उसके बायस ये जंग ख़त्म हो जाएगी। मैम, कहा यह जा रहा है कि अगर अमेरिका ने जिस तरह से अपने बहरी जहाज़ भी रवाना कर दिए हैं, अगर अमेरिका इस जंग के अंदर आ सकता है, फिजिकल इन्वॉल्व हो सकता है इस जंग के नहीं, अंदर? मैं नहीं समझती कि अमेरिका ऐसा करेगा। और अगर ऐसा होता है तो हम तीसरी आलमी जंग की तरफ जा सकते हैं? हाँ, ओवरऑल तो खिता। इसलिए नहीं होगा। अच्छा, इस बात को अमेरिका समझता है। हाँ, मैं समझती हूँ। आप समझती हैं कि अपोजिशन की मेल मुलाकातें को रंग लाएंगी, कोई अदम एतमाद की तहरीक पेश हो सकती है? नहीं, मैं नहीं समझती। आप समझती हैं पेश ही नहीं होगी? मैं समझती हूँ कि इमरान खान अपना टेन्योर पूरा कर लेगा। इसके पीछे आप रीज़न वही देखती हैं जो शेख रशीद साहब कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल है उन्हें? एक वजह ये भी है, लेकिन बुनियादी तौर पे एक हम अब उस
साइकिल में दाखिल हो चुके हैं कि जो जो मुंतखब करदा हुकूमतें हैं वो अपना टेन्योर मुकम्मल कर लें। अच्छा, तो ये जो इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस है, इसको आप तसल्ली बख्श समझती हैं मैम? इमरान खान की परफॉर्मेंस उसके मदाहीन के लिए तो तसल्ली बख्श नहीं है, लेकिन बहरहाल वो कोशिश तो पूरी कर रहे हैं और ऑपोजिशन जो है उसकी सफ़ों में जिस किस्म का इत्तेहाद या यगानगत होनी चाहिए वो नहीं है। ओपोजिशन के मौक़िफ़ के ऊपर बात कर लेते हैं। क्या आपको उनके मौक़िफ़ में जान नज़र नहीं आ रही कि जिसमें वो ये समझते हैं कि मुल्क में महंगाई है और महंगाई की वजह से अवाम जो है वो पिस चुके हैं और अवाम के दर्द के लिए ज़रूरी है कि हम इनके खिलाफ अदम एतमाद पेश करें? देखिए, महंगाई जो है वो अवाम महसूस कर रही है, उसकी वजह से इमरान खान का पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो बहुत नीचे चला गया। लेकिन महंगाई की वजह से हुकूमत तो नहीं गिर सकती ना। लेकिन मैम जब ओपोजिशन की तमाम जमातें जमा हो जाएं और जब वो हमने एक इलेक्शन देखने को भी मिला जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन था। देखिए, हमारे मुल्क में तो हर हुकूमत के दौर में ऑपोजिशन की जमातें इकट्ठी होती हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा वो टेन्योर पूरा करने वाले साइकिल में हम दाखिल हो चुके हैं और ऑपोजिशन का इकट्ठे होने का ये मतलब नहीं है कि हुकूमत को पलट लें। अच्छा, मैम ये संजीदा नहीं है इसके लिए। अच्छा मैम फिर ये बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल कहाँ खड़ा है इस वक्त? मैं समझती हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त ना हुकूमत के करीब है और ना कोई फासले पे है। पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा सिनेरियो है उसके अंदर आप तो ये समझ रहे हैं कि वो 5 साल इमरान खान साहब पूरे करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो नेक्स्ट स्टेप होगा, नई सेटलमेंट्स होंगी, पीडीएम का जो किरदार होगा, क्या ये इमरान खान साहब के खिलाफ कोई इंतखाबी इत्तेहाद की सूरत में आगे बढ़ सकते हैं? मेरा ख्याल है कि सियासी जमातें अपने मुनफरिद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगी और इम्कान है कि पंजाब में नून लीग शायद बरतरी हासिल कर ले, सिंध में पीपल्स पार्टी रहेगी, बलूचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मिला जुला रिज़ल्ट होगा, तो आने वाली हुकूमत एक मखलूत हुकूमत होगी। अच्छा, आने वाली हुकूमत एक मखलूत हुकूमत को आप देख रही हैं। मैम इसी के साथ मैं प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहूँगा।